दोस्तों, एक कहावत है कि दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी ना हो। और दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जिसका कोई ना कोई समाधान ना हो। लेकिन अक्सर लोग समाधान पाने के लिए सही समय का इंतज़ार तो नहीं करते हैं, बल्कि एक गलत रास्ता चुन लेते हैं। और जब वो गलत रास्ता चुनते हैं तो उसकी वजह से ऐसा होता है, एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं, जैसा कि आज की कहानी के अंदर होता है। यकीनन दोस्तों, जब मैं आप लोगों को ये पूरी कहानी सुनाऊंगा तो आप लोग भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस कहानी के अंदर गलती किसकी थी और गलत किसने किया था। दरअसल दोस्तों, बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। और इसी उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर एक थाना लगता है, चौबेपुर थाना। और ये जो चौबेपुर थाना है, इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, रोहतापुर गांव। और इसी गांव के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम होता है गोरेलाल, उम्र लगभग इसकी 35 वर्ष के आसपास है। गोरेलाल के पिता का नाम रामस्वरूप है, जो कि पेशे से एक किसान है। बात कर रहा हूं मैं 31 अक्टूबर साल 2025 की। और इसी 31 अक्टूबर साल 2025 को जो गोरेलाल होता है, ये सुबह सुबह तैयार होता है और तैयार होने के बाद में कहीं जाने लग जाता है। अब उसके बाद में जिस समय तक गोरेलाल को लौट आना चाहिए था, उस समय तक गोरेलाल लौट कर नहीं आता है। अब दोस्तों, घर परिवार के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति लौट कर नहीं आएगा तो उसके घर वालों को ज़रूर उसकी चिंता होगी। सेम कुछ ऐसा ही इस कहानी के अंदर भी होता है। दरअसल जो गोरेलाल के पिता होते हैं, जिनका नाम होता है रामस्वरूप, उनको अपने बेटे गोरेलाल की चिंता होती है। लेकिन जब वो अपने बेटे का मोबाइल नंबर ट्राई करते हैं तो जो मोबाइल नंबर होता है, अब ये नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। जैसे ही गोरेलाल का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताता है, पिता की जो चिंता थी, उसकी जो लकीरें थी अपने पिता की माथे पर साफ दिखाई पड़ रही थी। उसके बाद में जो रामस्वरूप होते हैं, अपने बेटे को इधर उधर ढूंढने की तमाम कोशिशें करते हैं। तमाम रिश्तेदारों में कॉल भी करते हैं ताकि ये पता चल सके कि गोरेलाल ऐसा तो नहीं कि सुबह सुबह तैयार होकर किसी रिश्तेदारी में निकल गया हो। लेकिन दोस्तों, जिस किसी को भी रामस्वरूप कॉल करते हैं, हर कोई यही बताता है कि गोरेलाल यहाँ पर नहीं आया है। और ऐसे करते करते जो दिन था उसके साथ में जो रात थी, ये दोनों चीज़ें गुजर जाती हैं। यानी दिन और रात दोनों गुजर जाते हैं। अगला दिन हो जाता है। अगले दिन के बावजूद भी गोरेलाल ने हर जगह अपने बेटे को, रामस्वरूप ने गोरेलाल को ढूंढ लिया था, लेकिन गोरेलाल का कहीं पर भी कोई पता नहीं चला था। न गोरेलाल का कोई पता चला था और न गोरेलाल का मोबाइल नंबर एक बार भी स्विच ऑन हुआ था। अब दोस्तों, 2 दिन का समय ऐसे ही गुजर जाता है। रामस्वरूप को उसके बेटे गोरेलाल के बारे में कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। और जब गोरेलाल के बारे में कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो उसके बाद में जो रामस्वरूप होते हैं, सीधा चौबेपुर थाने में पहुंच जाते हैं। और 2 नवंबर साल 2025 को ये पुलिस को सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं और अपने बेटे गोरेलाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो होती है, गोरेलाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज करती है। गोरेलाल के पिता रामस्वरूप को समझा बुझाकर घर भेजती है और कहती है कि हम तुम्हारे बेटे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। अब रामस्वरूप पुलिस की तरफ से ये आश्वासन पाते हैं तो बेचारे घर आ जाते हैं। अब बेटा गुम हुआ है तो बाप परेशान तो होगा ही होगा। लिहाजा उसके बाद में पुलिस की जो टीम होती है, सीधा गोरेलाल के गांव पहुंच जाती है। और गोरेलाल के गांव पहुंचने के बाद में गोरेलाल के घर से लेकर आस पड़ोस से लेकर पूरे गांव के अंदर बारी बारी से अलग अलग लोगों से पूछताछ की जाती है। लेकिन दोस्तों, पुलिस जब गोरेलाल के गांव में जाकर लोगों से पूछताछ करती है तो पुलिस को यहाँ से बहुत ही अजीब बात पता चलती है। दरअसल इसी गांव की रहने वाली है एक लक्ष्मी देवी गौतम, जिसके पति की मौत कई साल पहले हो चुकी है। लक्ष्मी देवी गौतम जो कि विधवा है, उम्र इसकी 35 साल के आसपास है। और पुलिस को यह पता चलता है कि गोरेलाल के लक्ष्मी देवी गौतम के साथ में अवैध रिश्ते थे। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें पुलिस के सामने क्लियर होती हैं तो उसके बाद में पुलिस की जो टीम होती है तुरंत लक्ष्मी देवी के घर पे पहुंच जाती है। अब लक्ष्मी देवी के घर पे पहुंचने के बाद में पुलिस वाले जब लक्ष्मी देवी से पूछताछ करते हैं तो लक्ष्मी देवी ऑलरेडी पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मैं भी बहुत परेशान हूँ। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि गोरेलाल के मेरे साथ में संबंध थे, हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप था। और कई कबार बार ऐसा भी होता था कि गोरेलाल हमारे घर पर रुका भी करता था। कई कबार बार वो रात भी रुक जाया करता था और ये बात गांव के बहुत सारे लोगों को मालूम है। लेकिन अब गोरेलाल कहाँ पर गया है, कहाँ नहीं गया है साहब, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब दोस्तों, पुलिस जो थी वो लक्ष्मी देवी के तमाम बयान लिखवाती है। उसके बाद में पुलिस वापस आ जाती है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से पुलिस छानबीन कर रही है। धीरे धीरे वक्त गुजर जाए।
हफ्ता गुजरता है, 10 दिन गुजर जाते हैं, 15 दिन गुजर जाते हैं। गोरेलाल के जो पिता थे रामस्वरूप बेचारे बार बार थाने जाते, बार बार अपने बेटे के बारे में पूछते। पुलिस महज आश्वासन नहीं दे पा रही थी कि हम तुम्हारे बेटे को ढूंढ रहे हैं, लेकिन पुलिस भी तमाम मेहनत, तमाम मशक्कत कर रही थी। लेकिन बावजूद इसके पुलिस के पास में गोरेलाल के बारे में एक भी प्रूफ नहीं था कि आखिरकार गोरेलाल कहाँ चला गया। ऐसा करते करते दोस्तों लगभग 45 दिन का लंबा समय गुजर जाता है। दरअसल इन 45 दिनों तक पुलिस ने गोरेलाल के बारे में हर एक चीज छान मारी थी और पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि गोरेलाल को जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। लेकिन जैसे ही 17 दिसंबर साल 2025 को गोरेलाल का जो मोबाइल नंबर था वो नंबर तो ऑन नहीं होता है, लेकिन उसके मोबाइल के अंदर एक नया सिम इंसर्ट होता है। क्योंकि पुलिस ने गोरेलाल का जो मोबाइल नंबर था और उसका जो मोबाइल फ़ोन था ये सर्विलांस पे लगा रखा था। अब जैसे ही नया नंबर उस मोबाइल के अंदर इंसर्ट होता है तो पुलिस की जो टीम होती है उसकी लोकेशन के आधार पर तुरंत उस जगह पर पहुंचती है। और जिस जगह पर वो नंबर एक्टिव हुआ था वो नंबर था गगरा कटरी के दुर्गापुर गांव का। अब जैसे ही पुलिस गरगा कटरी के दुर्गापुर गांव में पहुंचती है तो वहां पर एक लड़के के मोबाइल में ये नंबर एक्टिव होता है। लिहाजा पुलिस वाले उस लड़के से ये पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारे पास में ये मोबाइल नंबर कहाँ से आया या फिर मोबाइल कहाँ से आया। अब वो जो लड़का होता है वो कहता है कि साहब ये मोबाइल तो मैंने खरीदा है और मेरे जानने वाला एक लड़का है जिसका नाम है ईशु कुमार। ईशु कुमार जिसकी उम्र 17 साल के आसपास है, जो कि रहने वाला है शाहनवादा गांव का। लिहाजा पुलिस की जो टीम होती है अब तुरंत ईशु कुमार के पास पहुंचती है और जैसे ही ईशु कुमार के पास पहुंचने के बाद में पुलिस छानबीन और पूछताछ करती है तो यहाँ पर पुलिस को बड़ा हैरानी होती है। दरअसल जो गोरेलाल की जो प्रेमिका थी जिसका नाम था लक्ष्मी देवी, और ये जो ईशु कुमार है ये कोई और नहीं उसी लक्ष्मी देवी का भतीजा है। दरअसल जिस गांव का रहने वाला ये ईशु कुमार था उसी गांव में इस लक्ष्मी देवी की मायका था और ईशु कुमार कोई और नहीं था बल्कि लक्ष्मी देवी का सगा भतीजा था। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो ईशु कुमार से सिर्फ एक सवाल करते हैं कि ये बताओ ये जो मोबाइल है ये तुम्हारे पास कैसे आया, जबकि ये मोबाइल तो इसी गोरेलाल का था जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। लिहाजा ईशु कुमार पुलिस के इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे पाता है। अब पुलिस को ये समझने में देर नहीं लगती है कि ईशु कुमार पुलिस से कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा पुलिस वाले अब ईशु कुमार के ऊपर जब सख्ती दिखाते हैं तो थोड़ी ही देर के बाद में जो ईशु कुमार था ये पुलिस के सामने तोते की तरह बोलने लग जाता है। दरअसल ईशु कुमार कहता है कि साहब गोरेलाल अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। दरअसल मैंने अपनी बुआ लक्ष्मी देवी के साथ मिलकर ईशु कुमार का कत्ल कर दिया है। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें पुलिस के सामने आती हैं तो उसके बाद पुलिस की जो एक टीम होती है तुरंत लक्ष्मी देवी गौतम को भी उठा लेती है और लक्ष्मी देवी गौतम और ईशु कुमार इन दोनों को जब फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और उसके बाद में जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो लक्ष्मी देवी भी बड़ी बेबाकी के साथ में पुलिस के हर सवाल का जवाब देती है। वाकई में दोस्तों जब लक्ष्मी देवी पूरी कहानी सुनाती है तो उसे सुनने के बाद में खुद पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल लक्ष्मी देवी जो कहानी सुनाती है उस कहानी के हिसाब से इस पूरी घटना की शुरुआत होती है 4 साल पहले से। 4 साल पहले जब लक्ष्मी देवी के जो पति होते हैं अचानक इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन लक्ष्मी देवी के पति की जब डेथ होती है तो उस समय लक्ष्मी देवी के टोटल 6 बच्चे थे। इसमें 5 बेटी और 1 बेटा था। बेटा जो था उम्र में सबसे छोटा था। अब लक्ष्मी देवी के पति के जाने की वजह से लक्ष्मी देवी के ऊपर गमों का पहाड़ टूट जाता है। उसके ऊपर 6 बच्चों की जिम्मेदारी आ चुकी थी और घर के अंदर कमाने वाला सिर्फ उसका पति था। अब ऐसे में लक्ष्मी देवी के ऊपर जब परेशानियों का पहाड़ टूटता है तो जो गोरेलाल था ये लक्ष्मी देवी के बगल में ही रहा करता था। इधर गोरेलाल की उम्र भी लगभग 35 वर्ष के आसपास हो चुकी थी, लेकिन इसकी शादी नहीं हो पा रही थी। गोरेलाल को जब ये पता चलता है कि लक्ष्मी देवी अब पूरी तरीके से असहाय हो चुकी है, उसके पति की मौत हो चुकी है, चूँकि गोरेलाल जो था वो लक्ष्मी देवी के पति की उम्र का था, इसलिए वो लक्ष्मी देवी के घर कभी कभी जाता और उनसे कहता कि भाभी अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे ज़रूर बोलना। ऐसे बार बार जाने की वजह से लक्ष्मी देवी और गोरेलाल इन दोनों के बीच में नज़दीकियां बढ़ जाती हैं और जब ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मरने मिटने लगते हैं। जब कभी भी इन दोनों को समय मिलता तो घंटों घंटों ये लोग फ़ोन पे बातचीत किया करते और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ में फिजिकल भी हुआ करते थे।
गोरेलाल लक्ष्मी देवी की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी ज़रूरतें थीं उसको पूरा करने में लक्ष्मी का साथ दे रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरने के साथ में जब कभी भी गोरेलाल को लक्ष्मी से मिलने का मन करता वो लक्ष्मी के घर जाता और उसके साथ फिजिकल हुआ करता था, यानी शारीरिक संबंध बनाया करता था। अब वक्त के साथ ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नॉर्मल होने लगी कि गोरेलाल के पड़ोस में रहने वाली लक्ष्मी के जितने भी बच्चे थे वो गोरेलाल को चाचा कहकर बुलाने लगे थे और गोरेलाल अब कभी कभी लक्ष्मी देवी के घर पे ही रुक जाया करता था। लेकिन लक्ष्मी देवी जो कि अपने पति की मौत की वजह से पूरी तरीके से टूट चुकी थी, अब कहीं ना कहीं अपने पति की मौत को, उसके गम को, उसके दर्द को धीरे धीरे भूल चुकी थी। क्योंकि उसकी पत्नी लक्ष्मी को भी ये लगने लगा था कि मेरे पति की मौत तो भले ही हो गई हो, लेकिन अब मेरे पति की जगह गोरेलाल ले चुका है और वो मेरी तमाम ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। लक्ष्मी जो कि गोरेलाल से शादी तो करना चाहती थी, लेकिन गोरेलाल लक्ष्मी से शादी करना नहीं चाहता था। गोरेलाल लक्ष्मी से महज इतना ही कहता था कि जैसा हमारे बीच चल रहा है वैसा ही चलने दो, मैं तुम्हें तुम्हारे जो पति है उसकी ज़रूरत भी पूरी नहीं होने दूंगा और तुम्हारी जो भी ज़रूरतें होंगी वो सारी की सारी पूरी करूंगा। और जो लक्ष्मी होती है वो भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ये सारी चीज़ों में समय गुजरने लगता है और लक्ष्मी की जो सबसे बड़ी वाली बेटी होती है जब वो 13 साल की हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो गोरेलाल था अब लक्ष्मी की बड़ी बेटी के ऊपर भी गलत निगाह रखने लगता है। गोरेलाल था उसके नाजायज़ रिश्ते लक्ष्मी देवी के साथ तो चल ही रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो लक्ष्मी देवी की बड़ी बेटी को भी गलत नज़र से इसलिए देख रहा था कि शायद लक्ष्मी देवी मजबूरी में उसे ये सब कुछ करने की इजाज़त दे दे। लिहाजा एक दिन गोरेलाल लक्ष्मी देवी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तो सब कुछ कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इजाज़त दो कि मैं तुम्हारी बड़ी बेटी के साथ भी शारीरिक संबंध बना लूँ। लेकिन जैसे ही ये बात लक्ष्मी देवी सुनती है आग बबूला हो जाती है। उसके बाद में गोरेलाल से कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरे जितने भी बच्चे हैं तुम्हें चाचा कहकर पुकारते हैं और चाचा बाप समान होता है, तुम्हें ये कहते हुए घिन नहीं आई, तुम्हें शर्म नहीं आई। लेकिन जो गोरेलाल होता है वो कहता है कि देखो इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसमें तुम्हारा भी भला है और मेरा भी भला है। लेकिन लक्ष्मी गोरेलाल से साफ इनकार कर देती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और जब कभी भी गोरेलाल लक्ष्मी के घर पे जाता तो लक्ष्मी की बड़ी बेटी को वो गलत निगाह से देखा करता था और ये बातें कहीं ना कहीं लक्ष्मी देवी को बहुत ज़्यादा नागवार गुजर रही थी। लेकिन दोस्तों हद तो तब हो जाती है कि एक दिन जब गोरेलाल लक्ष्मी देवी से मिलने के लिए उसके घर जाता है तो उसी समय लक्ष्मी देवी के सामने ही वो उसकी बड़ी बेटी के साथ में बेड टच कर देता है। और जैसे ही उस 13 वर्ष की बच्ची के साथ में गोरेलाल इस तरीके से गलत तरीके से टच करता है तो जो बच्ची होती है सहम जाती है, डर जाती है और तुरंत वहाँ से भाग जाती है। लेकिन अगले 3 दिन तक वो बच्ची महज रोती ही रहती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इस बारे में गोरेलाल को कैसे समझाए कि वो उसकी बेटी जैसी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो माँ थी लक्ष्मी देवी वो अपनी बच्ची के उस उदास चेहरे को लगातार देख रही थी, जिसकी वजह से वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। और जैसे ही अगली बार गोरेलाल लक्ष्मी देवी से मिलने के लिए उसके घर आता है तो लक्ष्मी देवी गोरेलाल की तरफ वार्निंग देते हुए कहती है कि देखो गोरेलाल, तुम्हारे मेरे साथ में रिश्ते हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आइंदा से मेरी बेटी को कभी भी टच करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब जैसे ही गोरेलाल ये बात सुनता है लक्ष्मी देवी को समझाते हुए कहता है कि देखो एक बार मुझे तुम्हारी बेटी के साथ में शारीरिक संबंध बनाने दो, उसके बाद से फिर मैं कभी नहीं कहूँगा। अब लक्ष्मी ये बात सुनती है, आग बबूला हो जाती है, फिर से गोरेलाल को समझाती है। लेकिन गोरेलाल कहता है कि देखो अगर तुम मुझे सीधे सीधे ये सब कुछ करने देती हो तब तक तो ठीक है, और अगर तुमने मेरे साथ में ये सब कुछ नहीं करने दिया तो तुम्हारा जो इकलौता बेटा है मैं उसे जान से मार दूंगा। अब ये बात सुनते ही लक्ष्मी के तन बदन में आग लग जाती है। उसको लगता है कि गोरेलाल हद से ज़्यादा गुजर चुका है और वो अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहा है। इसलिए लक्ष्मी देवी भी ना चाहते हुए भी गोरेलाल को इस दुनिया से हटाने का फैसला कर लेती है। अब दुर्गा देवी जो थी वो गोरेलाल की हत्या करने के लिए एक प्लानिंग करती है। प्लानिंग के तहत सबसे पहले ये अपने भतीजे ईशु कुमार से बात करती है। ईशु को अपनी बेबसी, अपनी मजबूरी समझाती है और कहती है कि देखो इस तरीके से गोरेलाल से पीछा छुड़ाना है और उसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जो ईशु होता है वो भी अपनी बुआ का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद में जो लक्ष्मी देवी होती है ये गोरेलाल से कहती है कि देखो मेरे मायके में एक लड़की है, शायद वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए, तो ऐसा करो कि तुम मेरे साथ में मेरे मायके चलो और वहाँ पर उस लड़की को भी देख लेना, और अगर वो लड़की तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर देती है तो फिर तुम्हारी शादी हो सकती है। इधर जो गोरेलाल था ये भी शादी के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि गोरेलाल भी 35 पार कर चुका था और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी।
कहीं ना कहीं गोरेलाल भी तैयार हो जाता है और उसके बाद 31 अक्टूबर साल 2025 को ये लक्ष्मी देवी के साथ तैयार होकर उसके मायके के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में ही जो लक्ष्मी देवी होती है गोरेलाल का किसी तरीके से किसी बहाने से मोबाइल स्विच ऑफ करा देती है। उसके बाद मायके पहुंच जाती है। मायके पहुंचने के बाद में ये अपने भतीजे यीशु कुमार के साथ मिलकर गोरेलाल को काफ़ी ज़्यादा शराब पिलाती है। अब जैसे ही गोरेलाल उस शराब को पीता है, शराब के नशे में काफ़ी ज़्यादा पहुंच जाता है, तो उसके बाद यीशु कुमार जो होता है अपने एक दोस्त का सहारा लेता है। दोस्त का सहारा लेने के बाद में अपनी बुआ के साथ मिलकर ये तीनों लोग मिलकर गोरेलाल की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में 31 अक्टूबर साल 2025 को ही ये उसकी डेड बॉडी को ये जो गांव था शाहनवादा, इसी गांव के बगल में एक जगह पड़ती है चौबेपुर, इसी चौबेपुर के जंगल में लेके जाते हैं और वहीं पर खड्डा खोद कर गोरेलाल की डेड बॉडी को दफना देते हैं। डेड बॉडी को दफनाने के बाद में जो लक्ष्मी देवी होती है ये अपने गांव अपने घर आ जाती है। इधर जो यीशु कुमार होता है ये अपने घर चला जाता है। लेकिन गोरेलाल का जो मोबाइल फ़ोन था ये यीशु कुमार के पास ही था। और इधर जब जैसे ही 45 दिन का समय गुजरता है और जैसे ही जो यीशु कुमार था अपना मोबाइल जो है जैसे ही किसी और के हाथ बेचता है और वो व्यक्ति जैसे ही उसमें सिम डालता है, पुलिस को उसकी लोकेशन मिल जाती है। और पुलिस इसके आधार पर जब गिरफ्तारियां करती है, यकीनन जब इस पूरे केस का खुलासा होता है तो वाकई में लोग हैरान और परेशान होते हैं कि आखिरकार इतना सब कुछ इस कहानी के अंदर था। बहरहाल पुलिस ने यीशु और लक्ष्मी देवी इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। लेकिन दोस्तों इस कहानी के अंदर एक बड़ा सबक भी है और वो सबक ये है कि कभी कभी हवस में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता कि आखिरकार वो क्या कर रहा है। इस कहानी के अंदर एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद हुई। पहले तो गोरेलाल इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया, वहीं जल्दबाजी में जो लक्ष्मी देवी है उसने गलत फैसला लिया। अब उसके पिता बच्चों के 6 जो बच्चे हैं उनके तो पिता पहले से ही मौजूद नहीं है। अब लक्ष्मी देवी भी अपनी तमाम ज़िंदगी जो है वो जेल के अंदर गुजारेगी और एक लड़का यीशु कुमार उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आप लोग जो भी सोचे इस पूरी कहानी के बारे में कमेंट्स करके बताइएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।